हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपनी दिवाली वेकेशंस को। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारी दिवाली वेकेशंस 19 नवंबर तक है। बट एज सच हमारी ये जो वेकेशंस है वो अलॉटेड है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बट कॉलेज ने उसमें भी असाइनमेंट वर्क का टर्न्स ऑफ लोड दे दिया। इन सब चीज़ों को हमें कंप्लीट करने के लिए एज सच रिक्वायरिंग टाइम होता है। बट हमें ये भी याद रखना है कि हमारे जनवरी में सेमेस्टर एग्ज़ाम है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, इसीलिए हमें अपना बेस्ट देना है। जनरली साइकोलॉजी में हम बहुत सी यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी को आशिवानी की बुक से, यूनिट 4 दैट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। सेपरेट वीडियो में बहुत से पार्ट बहुत से स्टूडेंट्स को स्किप हो जाते हैं, जिससे उनका टॉपिक का लॉस होता है। बट साइकोलॉजी की यूनिट 4 एज सच इतनी डिफ़िकल्ट यूनिट नहीं है, और उसमें कुछ टॉपिक्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप फर्स्ट टाइम देने जाओगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। लेकिन आप उसकी टेंशन मत लो, जब आप अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो रिवीजन सेक्शन मेरा स्टार्ट होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। रिवीजन सेशन में हम ज़रूर से मतलब इंपॉर्टेंट जो होगा ना उसी चीज़ को डिस्कस करिए। रिव्यू क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपका फुल कंसंट्रेशन से वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पे होगा, और वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। साथ ही साथ आपको जो टिप्स होती है, गाइडेंस होती है कि कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बेस्ट होगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जनरली आज की वीडियो में आपको पता चल गया कि हम साइकोलॉजी की यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, वो भी वन शॉट में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आपको पता है कि हम कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम उसका सिलेबस देखते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। क्योंकि आईएनसी बेस्ड हमारा ही जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। तो हमारा यूनिट 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मली जो पॉइंट्स गिवन है ये आपको आने चाहिए। इन्हीं पॉइंट पे हमारा मेन फोकस होगा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप कह सकते हैं। इसी से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका साइकोलॉजी सोशियोलॉजी है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जनरली इसमें आपको स्कोर करना ईजी है, आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को। जो एनाट और फिजियो होती है, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, इसमें क्या होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज लिखनी होती है। हम जो भी टॉपिक लर्न करते हैं वो बुक से या फिर मोबाइल से लर्न करते हैं या फिर यूट्यूब किसी सोर्स से ही लर्न करते हैं, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। बट जो हमारी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी है, इसमें जनरली हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए, जो कि हम लोग बुक के अकॉर्डिंग लिखते हैं, बाकी अपने मीनिंग्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ऐड कर दीजिएगा। सोशो और साइको में आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखेंगे ना तो आपकी स्कोरिंग हाई हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा एज अ स्टोरी फॉर्म लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके। और आप जनरली इसमें क्या टू डेफिनेशन को पहले तो बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे, उस डेफिनेशन को भी ईजियर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगी। सेम एज आप ये एनॉट फिज़ो में मत करिएगा, ये आपके एनॉट फिज़ो का निगेटिव मार्किंग कर देगा। बट ये आपका पॉजिटिव होता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में। आप जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, उसमें हेल्प करेगा। सेकेंड सेमेस्टर में जैसे कि आपका है बायोकेमिस्ट्री, आप उसमें नहीं लिख सकते। बायोकेमिस्ट्री में आप बुकिश ही लिखेंगे, जैसा कि आपका एनॉट एंड फिजियो है। तो ये सब्जेक्ट्स का हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किन तरीके से हमें उनको पढ़ना है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो उसको खोलते हैं। यूनिट 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जनरली हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, हम एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे जिससे हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ये जो साइकोलॉजी की यूनिट है, ये हमारी एक ब्रांच की तरह वर्क करती है साइकोलॉजी की। ये हम लोगों को बताती है कि हमारे जो ओल्ड मतलब जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब हमारी मृत्यु हो रही है,
तब तक का जो हमारा लाइफ होती है उस लाइफ में हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट करा, क्या हमने ग्रोथ करी, किस फैक्टर से हम इन्फ्लुएंस हुए, ये सारी चीज़ आप किस यूनिट किस ब्रांच से करते हैं, तो वो आपकी है डेवलपमेंटल। ये ब्रांच आपकी साइकोलॉजी की है। जनरली इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है किस पे, बिहेवियर पे। आपको पता होगा कि यूनिट 1 में हमने टाइप्स ऑफ बिहेवियर को डिस्कस कर लिया था, तो उस अकॉर्डिंग हम बिहेवियर को यहाँ पे फिर से डिफाइन कर देंगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ये सारे बिहेवियर अलग अलग एज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि आपको पता है एज, अगर मैं कॉमन एज की बात करूँ, जैसे हम लोग चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारी थिंकिंग अलग होती है, इसीलिए हमारा बिहेवियर अलग होता है। सेम एज जब हम लोग एडल्ट होते हैं तो डिफरेंट होता है, सेम एज जब हम लोग ओल्ड होते हैं तो हमारा डिफरेंट थिंकिंग होती है और डिफरेंट परसेप्शन पे हम लोग वर्क करते हैं। यही चीज़ हम लाइफ स्पैन देखते हैं कि क्या चीज़ हमने डेवलप करी, क्या चीज़ हमने ग्रोथ में करी। मेनली ये इंट्रोडक्शन यही बताता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वेरियस ग्रुप इन हेल्थ एंड सिकनेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है जो कि आईएनसी बेस्ड है। सबसे पहले आपको पता है कि स्टेजेस होती हैं। अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज आपकी है इन्फेंसी, उसको हम लोग इन्फेंट भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि उसकी एज है 2 to 6 ईयर। नेक्स्ट आपकी है लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट फोर्थ आपकी है एडोलसेंस, एडोलसेंस की एज है 12 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट आपकी है फिफ्थ, दैट इज अर्ली एडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स। एंड लास्ट आपकी है सिक्स्थ, मिडिल एडल्टहुड 40 to 60 ईयर्स। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी किस अकॉर्डिंग डिवीजन है, ओल्ड एज, लेट एडल्टहुड, 60 ईयर्स एंड अबव। सो ये पॉइंट्स आपको पता चल गया कि आपको एक एक पॉइंट ऐसे मेंशन करना है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वेरियस ग्रुप इन हेल्थ एंड सिकनेस बताइए, तो सबसे पहले आप इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हम लोग साइकोलॉजी डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि हम लोग इस यूनिट को क्यों पढ़ते हैं, ये हमारी किस ब्रांच में हेल्प करती है, किस तरीके से हेल्प करती है। नेक्स्ट हम एक एक पॉइंट को लिखेंगे, जैसे कि इन्फेंट, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली आपका आएगा अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। साथ में आप उसकी एज भी बताएंगे, जैसे आपको पता है इन्फेंट आएगा आपका 0 to 2, 0 to 2 आपका ईयर्स में आएगा। फिर अर्ली में 2 to 6 ईयर्स आएगा, लेट में 6 to 12 ईयर्स, एडोलसेंस 12 to 19 ईयर। फिर अर्ली अगर एडल्टहुड की बात करें तो 20 ईयर्स to 40 ईयर, मिडिल ईयर में 40 to 60 ईयर्स, लेट एडल्टहुड 60 ईयर्स अबव। तो ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में नहीं याद होगी, इसीलिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि इसका प्रॉपर रिविजन ही आपको एग्ज़ाम में ईजी करेगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जैसे कि 20 फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे कि आज आपका एनॉट फिजियो है तो कल छोड़ के परसों सिर्फ आपको एक दिन का गैप मिलेगा। उस एक दिन के गैप में से वो सिर्फ साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का सिर्फ रिवीजन हो सकता है। आप कुछ भी नई चीज़ को नहीं लर्न कर सकते हैं, और इसीलिए आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो आपका ईयर है, जो आपके टॉपिक्स हैं, वो डेफिनेशन, ये सारी चीज़ रोज़ रिवाइज करिए। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है इन्फेंस की, तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया इसमें जो आपका एज ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंट स्टेज को। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी बिगिनस विद बर्थ एंड लास्ट फॉर अ ईयर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो न्यूनेट्स के होते हैं फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ, उनको हम लोग इन्फेंट स्टेज में कहते हैं। ये बहुत ही रैपिड होती है। आप कुछ पॉइंट्स में बता रही हूँ, उसको लिख लीजिए। फर्स्ट आप बताएंगे इन्फेंट स्टेज का ईयर कितना रहता है, उसके बाद में ये फर्स्ट 4 वीक्स रहती है आफ्टर बर्थ, एंड नेक्स्ट क्या है, रैपिड मोटर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे अगर एक बच्चे को आपने नॉर्मली बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो 2 साल की उम्र में अपने पहले तो वो क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉलिंग के बाद बैठना सीखते हैं, बैठने के साथ में चलना सीखते हैं, चलने के बाद दौड़ना सीखते हैं। ये सारी चीज़ उनके मोटर एक्टिविटीज़ से बिलोंग करते हैं और ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी वो सीखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल नीड। आपको हर टॉपिक में ये लिखना है साइकोलॉजिकल नीड क्या है। चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट, पहले आप इन्फेंट को बताएंगे कि इन्फेंट क्या स्टेज है, नेक्स्ट आप साइकोलॉजिकल नीड लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक साइकोलॉजी की यूनिट से पढ़ रहे हैं, राइट, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजिकल नीड्स बताएंगे, और एक हम फ्यूचर नर्स है तो हम लोग रोल ऑफ नर्स बताएंगे, दैट्स इट। तो नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिकल नीड। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल नीड के इन्फेंट की, तो ये हम लोगों को क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो वो अच्छे से सुनेंगे। अगर आप एक बच्चे को डांट दोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाने के बाद कभी आपकी बात को नहीं सुनेगा, और वही चीज़ आप उसको प्यार से समझाओगे। ऐसा नहीं कि डांटना मारना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वो भी ज़रूरी है, एज सच वो कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं, बट हर वक्त नहीं। आपको लव से ज़्यादा चीज़ें को यूज़ करना चाहिए। प्लस सिक्योरिटी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ करते हैं अपनी मम्मा के पास, तो वो सिक्योरिटी फील आपको करानी होगी। नेक्स्ट क्या होता है, अफेक्शन, कंफर्ट, नरिशमेंट, और ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में आएंगी, तो इन सब की इंपॉर्टेंस आपको पता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोल ऑफ नर्स। अगर मैं रोल ऑफ नर्स की बात करूँ तो हम लोग, नर्स का सबसे पहला काम होता है, कोई भी पेशेंट हो, कोई भी पर्सन हो, या फिर कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन हो, तो उसका फर्स्ट एम क्या होना चाहिए, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए जिससे कंडीशन कंट्रोल में हो जाए। उसे ऑलराउंडर होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये 4 स्टेज को मैनेज करना जानती हो। और नर्स के पास 3 बेस्ट स्किल्स होनी चाहिए। वो बेस्ट स्किल्स होती है कॉग्निटिव स्किल, साइकोमोटर स्किल एंड आपकी इंटरपर्सनल स्किल। नर्स की जो ये 3 स्किल्स बता रही हूँ ना, आप हर एक स्टेज में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये तीनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली बताया गया है कि कोई भी इन्फेंट होता है वो बहुत सी कंडीशन में कम्युनिकेट करते करते वो रोने लगता है, तो इस मेथड में आपका कम्युनिकेशन का मूवमेंट देखना है, कम्युनिकेशन के पार्ट्स देखने हैं, जिस तरीके से आप उसको डील कर सकें। मेनली डील आपको करना है, इसलिए अपने लिए कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट करिएगा, ईजिली वे से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले हम लो लेवल से चलेंगे तभी अच्छे लेवल पे चलेंगे। अब जैसे कि रोल ऑफ नर्स तो बहुत सारे इसमें मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि देखिए कितने सारे पॉइंट्स में मेंशन कर दिए, लेकिन आपको सिर्फ 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं जिससे इंपॉर्टेंट हम मेंशन कर सकें। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि नर्स ने पहले हम लोगों ने स्किल्स डिस्कस करे, फिजिकल, मेंटल, सोशल करेगा। अब जैसे कि आप नर्स हो, आप एक छोटे बेबी को देखोगे तो आप क्या करोगे, हम लोग उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। अब उससे पता है वॉयलेंस से दूर रखेंगे। कभी कभी ये होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड होता है ना, या फिर कह लें अनवांटेड चाइल्ड, उस पर ना बहुत से चांसेस होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे केस भी देखे होंगे आपने न्यूज़ में कि उस पर वॉयलेंस होता है, तो उनसे प्रोटेक्ट करना, उनको एजुकेट करना, मेनली मेरे कहने का मतलब है उनकी फैमिली को एजुकेट करना कि उनकी केयर कैसे करें, उनको कैसे एजुकेट करें, कैसे उनकी हेल्प करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। जितना भी आप एक होता नहीं है कि हम लोग रूट पे फोकस करेंगे तो उसकी ग्रोथ ट्री की बहुत अच्छी होगी, तो सेम एज आपको उनकी ग्रोथ हो रही है वो 2 ईयर्स में, तो आपको ध्यान देना है। जो भी आपका इन नॉर्मल लगे, जैसे कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते होगे तो आपको पता होगा इन नॉर्मल क्या होता है, नोट्स इन्फ्लामेशन, या फिर कोई मसल्स का हो, या फिर कोई बॉडी का हो, तो आप वो सब चीज़ों को मेंशन करते रहिएगा। इसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो भी डोज हो वो प्रॉपर रूट के साथ प्रोवाइड करिएगा। सारी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मैनेज करिएगा, प्रॉपर टाइम पे उसकी फीडिंग होनी चाहिए। फीडिंग के मैं बताऊँ तो मदर मिल्क जो स्टार्टिंग का होता है ना, कोलेस्ट्रॉम, वो ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। आपको पता है इसमें कोलेस्ट्रॉम में आपकी ह्यूमिनिटी होती है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमिनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इन्फेंट की बात करें तो रोल ऑफ नर्स जो बुक में दे रखे बहुत डिफिकल्ट दे रखे हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताया वो मैंने खुद से बताया, और एज सच इंपॉर्टेंट भी है। आप इनको अभी लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारी एज है, टॉपिक सॉरी है अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी एज हमने दे रखी 2 to 6 ईयर। अगर ये मैं बताऊँ, यहाँ पे जनरली जो हमारी ग्रोथ की रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अगर आप बच्चों को देखोगे यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ एक लूप में चलती है, मतलब कि उनका कोई खास शेड्यूल नहीं होता है, वो मिनिमम वर्क करते हैं। यहाँ पे वो क्या सीखते हैं, रन करना, वॉक करना, क्लाइंब करना, जंप करना। जनरली वो बैलेंस करते हैं, जैसे कि मोटर
स्किल उन्होंने इन्फैंट में सीखी थी। और यहाँ पे क्या सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे वो डेवलप करते हैं मोटर स्किल के साथ में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब जैसा कि आपको पता है कि इन्फैंट स्टेज में वो चल तो लेते हैं, चलते चलते गिर जाते, क्यों? क्योंकि वो मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मसल का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो परफेक्ट नहीं होता। बट जब वो 2 से 6 तक आते हैं, कि आप देख सकते हो वो बहुत ही परफेक्टली चल लेते हैं, जीने चढ़ना उतरना, बाकी उनका क्रॉलिंग वर्क भी हट जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ना करते हैं और तब नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि जो उनका मसल्स का जो उनका कोऑर्डिनेशन होता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है ना मसल्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, वो अच्छे से कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अर्ली चाइल्डहुड में लिखेंगे। साइकोलॉजिकल नीड की अगर मैं बात करूँ तो सच वो अभी हम लोगों मतलब इतने मैच्योर नहीं कि खुद से अपनी केयर कर जाएं, तो हमें उनकी केयर करनी है, उनको लव प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी देनी, नरिशमेंट देना और प्लस डिसिप्लिन सिखाना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आप या कर लीजिए। 2 to 6 ईयर्स स्टूडेंट को में डिसिप्लिन सिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन में सबसे पहले होता है कि सबसे अच्छे से बात करना, कि आपके घर के में कोई भी मेहमान है या फिर हमें उसे कैसे ग्रीट करना है, प्लस टीचर्स से और घर में गुड मॉर्निंग विश करना है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग एज अ चाइल्ड में सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना, पढ़ाई के लिए कि राइटिंग अच्छी हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मेंशन करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप साइकोलॉजिकल नीड अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अगर मैं बात करूँ रोल ऑफ नर्स की, सबसे पहले रोल हमारा क्या होता है, उनको फिजिकली सिक्योरिटी देना। क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं ड्यूरिंग दीज ईयर्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्यूरियसिटी हो जाए हम कुछ नया ट्राई करने के लिए, अगर वो स्टेयर्स है, स्टेयर्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर स्टेयर्स और रेलिंग है, वो 2 से 3 बार स्टेयर्स से ऊपर नीचे करेंगे तो उनको ये रहेगा कि अब हम 1 स्टेयर स्किप करके जंप करके चढ़ें या 2 स्टेयर्स करके करें, मतलब कभी कभी रेलिंग्स पे करेंगे, तो वो उनके लिए जो ये क्यूरियसिटी का कारण है ये उनके लिए डेंजर हो जाएगा, ये उनके लिए हज़ार्ड्स कॉज करेगा, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो जाएगी। क्योंकि इंजरी का कोई चांस नहीं होता ना कि वो सीवियर होगी कि नहीं होगी। बट अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन में, तो उनकी मसल्स ग्रोथ इतनी एज सच नहीं होती, बोन्स नहीं होती, वो इतने मैच्योर नहीं होते कि उनको नहीं समझ में आता कि ये सही है कि गलत है। तो वो सब चीज़ें हमें प्रोटेक्शन देनी है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ हम उनके साथ प्ले करेंगे, लेकिन एज अ राइट मैनर। राइट मैनर क्या होता है, ऐसा बच्चा है 2 से 6, पढ़ना उसे नहीं पढ़ना बहुत ही कम बच्चों को पसंद होता है। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ में होते हैं ना जिनको सिर्फ गेम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे गेमिंग में। तो हमें उनको कंट्रोल करना, हमको उनका टाइम फिक्स करना है कि आपको गेमिंग इसमें करनी है, आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, जो उनकी स्किल्स हैं उस पर फोकस करना है। प्लस हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने मसल्स कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करें, इसीलिए वो आउटडोर गेम को खेलें। कि आजकल आप खुद देखते होगे अपने घर में, आस पड़ोस में, सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली रिलेटिव्स में जो चिल्ड्रन होते हैं 2 to 6 ईयर, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ 2 to 6 ईयर तो नहीं, जो आपके इन्फेंसी स्टेज के हैं 0 to 2 ईयर्स, जनरली वो भी मोबाइल के पीछे रहते हैं। ऑल दो उनको बस मोबाइल चाहिए होते हैं। विदाउट फ़ोन वो ना कुछ भी फीड नहीं करेंगे, विदाउट फ़ोन वो सोएंगे नहीं। तो ये चीज़ गलत हैबिट है, ये हैबिट हम इम्प्रूव करना है। इस हैबिट के बारे में आपको एजुकेट करना है उनके पेरेंट्स को, उनके अटेंडेंट को। साथ ही साथ आप उनको ये भी बताओगे बच्चों के लिए क्या नरिशमेंट है, जैसे कि इस टाइम पे इंजेक्शंस लगते हैं, इंजेक्शन से क्या क्या कॉज हो सकते हैं, प्लस हम बच्चों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तब आपको न्यूट्रिशन क्लियर होगा। न्यूट्रिशन आपको ये बताता है कि आप एक स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करते हो, आप उनकी हेल्थ पे कैसे केयर करते हो। जनरली आप जो भी न्यूट्रिशन का वर्क प्रोवाइड करोगे, जैसे कि चार्ट बनाना, अब मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल की बात करूँ, एक बच्चा है जिसमें फाइबर डिफिशिएंट है, तो आप उसके लिए एक ऐसा चार्ट बनाओगे जैसे उसका टेस्ट मेंटेन रहे प्लस फाइबर रिच डाइट भी प्रोवाइड कर दो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आप उसको जो ओट्स होते हैं वो प्रोवाइड करोगे। बट अगर आप सिंपल फॉर्म में करोगे तो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसी ओट्स को हम लोग थोड़ा सा टेस्टी बना के उसको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ओट्स के केक बना सकते हैं, इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो वो उसे खुद अट्रैक्शन होगा।
कि वो खुद खाए। और हम लोग कोई भी स्टेज हो, आप सबसे कोई भी स्टेज हो, आप अफेक्शन एंड लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अफेक्शन एंड लव आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, आपको कोई भी गलत काम से रोक सकता है, साथ ही साथ आपको ना एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक परसेप्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि साइकोलॉजी में जनरली आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुकिश लिखना होगा, लेकिन बाद में आप अपनी उसे खुद से ही लैंग्वेज से लिख सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने इन्फेंट स्टेज में स्टार्टिंग बुक से बताई, अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्टिंग खुद मतलब बुक से बताई, बट साइकोलॉजिकल नीड्स, रोल ऑफ नर्स मैंने खुद से बताए। और मेरे अकॉर्डिंग आपको ये रोल ऑफ नर्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स समझ में भी आ होंगे। ये ऐसा जितने डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो कि साइकोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट है, सोशियोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट, इसमें हम फेल हो जाएंगे, इसमें मेरी बैक लग जाएगी। एज सच ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, ये सब्जेक्ट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। जिसकी नॉट फेज लूज़ है, मतलब कहना चाहूँगी जिसकी कमज़ोर है, जिसकी वीक है, वो इन दो सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस करें। ये दो सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से रैंकिंग में हेल्प करेंगे। जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को प्रमोट कर रही हूँ या फिर किसी को डिग्रेड कर रही हूँ। एज सच कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको लगेगा कि चारों सब्जेक्ट्स इक्वल है, बट एज सच ऐसा नहीं है। एक दिन आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, वो दोनों कॉपी आपकी कोई सेपरेट टीचर चेक करेगा। एग्जामिनर अलग अलग होंगे, उसका माइंड सेट अलग होगा, उसकी थिंकिंग अलग होगी, और प्लस उसको आइडिया होगा कि क्या करना है, कैसे चेक करना है। वो सारा आइडिया वो नेक्स्ट कॉपी से करेगा। फॉर एग्जांपल अभी आज उसने 10 कॉपी चेक करी, तो वो चीज़ उसको पता है कि ये कंटेंट होता है, ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट 11वीं टॉपिक में, 11वीं कॉपी में सॉरी, अगर उससे वो टॉपिक्स नहीं मिलेंगे तो वो 11वीं कॉपी समझ लीजिए उसकी कितनी कम मार्किंग होगी। और 11वीं कॉपी में अगर उससे ज़्यादा टॉपिक्स मिले तो उसकी स्कोरिंग होगी ना। इसीलिए मैं कहती हूँ आप हेडिंग पे फोकस करिए, अपनी हेडिंग को इतना अच्छे से इम्प्रूव करके लिखे है ना कि बिल्कुल ये लगे एग्जामिनर को कि सब कंटेंट पे हैं। आप स्टार्टिंग में सारे कंटेंट बहुत अच्छे लिखिएगा, और ऐसा ये मत करिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स की तरह ऊपर हेडिंग लिख दिया, अंदर आप स्टोरी लिख रहे हो या फिर आप सॉन्ग लिख रहे हो। ये सब करने से तो जाहिर सी बात है आपकी बैक लगनी है। आपका जो टॉपिक रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप कुछ भी कंटेंट लिखे, वो वैलिडेड है। नहीं आता आप वो लिखेंगे, क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने से बेटर है कि आप ये ऐसा करिए। आपको एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स मिलेंगे, मैं बता रही हूँ 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप ये मत रखिएगा कि 2 मार्क्स में भी आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर पूरे में से पूरे नहीं देते। आप ही इंटरनल एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मैंने इंटरनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में दिए, सेकेंड सेमेस्टर में दिए, अब मुझे पूरा आइडिया लग गया है कि हाँ फुल मार्क्स तो कभी मिलते ही नहीं, इसलिए अब तो बिल्कुल क्लियर हूँ। अब मुझे ये भी पता चल गया कि किस अकॉर्डिंग मुझे कवर अप करना होता है। तो बेस्ट टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जल्दी वो वीडियो अपलोड करूँगी जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको अपनी कॉपी किस तरीके से लिखनी है। अगर आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, अगर आपको कंटेंट कम है लेकिन तभी आपने बहुत ही वैलिडिटी के साथ लिख दिया, दैट्स मीन्स आपकी कॉपी बेस्ट है। टाइम कम है लेकिन मैनेजमेंट आपका होगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और हर एक चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, जैसे कि डायग्राम की। आप जो प्रेजेंटेशन करने की थिंकिंग में हो, आप सोच रहे हो कि हम हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन खींचेंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद हम मार्किंग करेंगे। कॉर्नर में तो बेकार है, क्योंकि कॉर्नर में बहुत से चांसेस होते हैं कि आपकी ऑनलाइन कॉपी चेक होगी जिससे स्कैन होके होती है। ये सिस्टम मुझे नहीं पता था। एज सच जो हमारे प्रिंसिपल सर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर के, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नहीं, जनरली क्लास में बताया कि स्कैन करके कॉपी आती है, इसीलिए जो आप बॉर्डर बनाएंगे ना, बॉर्डर के अंदर ही कंटेंट लिखिएगा, बॉर्डर के अंदर ही अपने आंसर्स को मार्क करिएगा। जैसे कि आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 है, या फिर आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करिएगा, क्योंकि स्कैन होकर आएगी तो आपके बॉर्डर्स कट हो जाएंगे। और बॉर्डर्स में आप लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि आंसर 1 कहाँ से शुरू हो, कहाँ को ख़त्म हुआ, तो वो मार्किंग गलत हो जाएगी। और उससे अगर डिफ़िकल्टी हुई आपकी कॉपी में आंसर मिलने में या फिर टॉपिक मिलने में, तो वो मार्किंग का घाटा आपका है, लॉस आपका है, उसका कुछ नहीं है। वो वहीं भी कॉपी भी छोड़ देगा ना, तो प्रॉब्लम है आपके लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, और अच्छे से स्टडी करिए। वैसे तो हम ये सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, बट आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वरना हमारी ये साइकोलॉजिकल यूनिट से
बगैर डाउट सेक्शन वीडियो बन जाएगी। सो नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, लेट चाइल्डहुड। इसकी एज ड्यूरेशन दे रखी है 6 to 12 ईयर। इस स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ कैसी है, स्लो है। यहाँ पे चाइल्ड ग्रो करेगा लेकिन कितना, 2 to 3 इंच, ये चीज़ आप मैटर करिए। और हाइट में भी दे रखा है, हाइट में आपको पता चल गया ना 2 to 3 इंच, और वेट में दे रखा है 3 to 5 पाउंड्स। तो ये एक यूनिट है, केजी में नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और आपकी हाइट जो है वो मीटर में नहीं, इंचेस में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उसकी मसल्स अच्छे से ग्रोथ कर चुके हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे उनको ना फटीग फील होगा, क्यों, क्योंकि वो न्यू स्किल्स को सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है 6 to 12 में वो जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, जिसका भी उनको इंटरेस्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उन जब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तो जाहिर से बेहतर टायर्ड फटीग भी आप ही हो गए ना। तो इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लीजिएगा कि किस तरीके से हमें लिखना है। और हाँ, साइकोलॉजी में जितना भी लिखे ना पॉइंट वाइज लिखेगा, स्कोरिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिकल नीड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। अगर मैं बात करूँ जो लेट चाइल्डहुड की एज है, अभी मैंने बताया ना 6 to 12 ईयर्स एज उसकी दे रखी है, इसमें भी हमें वही चीज़ प्रोवाइड करनी है जैसे कि लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग, और इस पर मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट। 6 to 12 ईयर्स में जनरली बच्चों को लगता है कि हमें घर वाले समझते नहीं हैं, वो अपनी बातों को छुपाने लगते हैं, वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते। जनरली जब वो शेयर करता है तो घर वाले कभी कभी उनको समझते भी नहीं है। अब जैसे एक बच्चा होगा, वो मैं एग्जांपल में ले रही हूँ, आप सीरियस मत होइएगा प्लीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो स्कूल में उसको किसी भी बात पे मारा गया या फिर पनिशमेंट मिली, वो उसने घर में आके बताया कि मैम ने या सर ने मुझे पनिश करा इस बात के लिए। तो जनरली मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स ना बच्चे को ही डांटेंगे कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा काम करा, अगर आपने अच्छे से काम करा होता तो शायद टीचर आपको नहीं डांटती। बट कभी ये नहीं देखेंगे कि कभी कभी टीचर भी गलत हो सकता है, टीचर नहीं जानता हो कि उस बच्चे ने गलती करी या नहीं करी, बट उनको उस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड थे, या फिर कभी कभी होता है कि उनके लिए वो गलत स्टूडेंट है। तो वो चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करिएगा कि क्या एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब उस बच्चे ने अगर घर में बताता तो उनके मम्मी पापा ने जज कर दिया उस बच्चे को, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम अपनी कोई बात शेयर करेगा अपने मम्मी पापा से? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए। जब आपको कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो अपनी बातें कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने आप को शांत रखना समझदारी है। लेकिन वो छोटा है तो वो इतना समझदार तो नहीं होगा ना। उसकी एज में हमारी एज में कितना फ़र्क है। मैच्योर अब हम हैं, वो तो नहीं है, वो इमेच्योर है। तो वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम जो उसकी है ना कहीं बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर देगी फैमिली से। बट जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनको ना पहले उसकी कंडीशन को सुनना चाहिए, फिर उनको ना उसको समझाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, आपने गलती करी थी, या फिर उनसे पूछिए कि क्या गलती आपने करी थी, उसको प्यार से पूछिए। फिर उसके बाद में उसकी गलती हो तो उसे समझाइए। मारने वॉयलेंस नहीं करना है, मारने पीटने से वो नहीं सही होना ना। अगर उसकी मिस्टेक है तो उसको समझाइए क्या गलती करिए, नेक्स्ट टाइम वो ना करे। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपने चाइल्ड्स को एजुकेट कर दे 6 to 12 ईयर में कि क्या सही क्या गलत है, या फिर उनको बिल्कुल अंडरस्टैंड करा दे कि आपकी कैसे मिस्टेक, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, आप कैसे न्यू चीज़ को एक्वायर कर सकते हो, तो जनरली ये जो इंडिया का सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे हर एक चीज़ बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ मिलेगी। और कहीं ना कहीं इंडिया एजुकेशन सिस्टम भी इतना बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करे, बट इतना नहीं है। यहाँ पे रट्टाफिकेशन ज़्यादा चलता है। एग्ज़ाम से पहले जो ज़्यादा रट के लिख सकता है कॉपी में, मार्क्स उसी को ज़्यादा मिलते हैं, और जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उसी को नॉलेजेबल माना जाता है। एज सच यही सच है जितना मैंने देखा है। हाँ, कहीं कहीं नहीं भी है, मैं इस बात को भी मानती हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं मार्किंग ऐसी भी होती है। आपको अगर ये बिलीव ना हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में देखिए, सबका 95% लाओगे तो फिर आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। वही आपके 65% तो गिफ्ट तो छोड़िए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो मार्किंग के अकॉर्डिंग आगे का सिस्टम चलता है। उस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप डिसाइडेड, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
इसीलिए मैं कहूँगी कि आप इन सब पे फोकस करिएगा, बिल्कुल मैनेज करके रखिएगा। और जो रोल ऑफ नर्स है इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे अलाउ करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। और हर एक चीज़ में जैसे कि हमारे अगर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो पेन होगा, वो डिस्कम्फर्ट कंडीशन में होगा, इसीलिए जो चाइल्ड है वो लोनलीनेस फील करेगा। ये जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसीलिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जब आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा, जिससे वो इमोशनली भी फिट होगा। उसके हेल्थ पे फोकस करना है, उसके न्यूट्रिशन करना, उसके सारे गेमिंग में वर्क करना है, उसके साथ न्यू स्किल्स ज़रूर के लिए प्रैक्टिस कराना, जिससे कि उसकी लर्निंग फेज़ अच्छे से हो सके। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडोलसेंस स्टेज को, जिसकी एज है हमारी 12 टू 19 ईयर्स। अगर मैं बताऊं तो ये इस स्टेज में क्या होता है, जनरली करेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल के आपको पता है आफ्टर प्यूबर्टी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स न्यूली हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है, हाइट, वॉइस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें प्यूबर्टी स्टेज के बाद ही चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना, वो बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ होती है। यहाँ पे एकदम से जो भी आपका जो भी चाइल्ड है वो कैसे हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है ना उसको इंटेलिजेंट बनाती है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ होगा। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ ना, जो भी एक वो मतलब बच्चा होगा ना, जो भी चाइल्ड होगा, वो सेल्फ कॉन्शियस बहुत होगा। उसको ना खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीविंग होगी, वो खुद के लिए रहेगा। अगर आप उससे कहोगे कि आप गलत हो, वो खुद पे इतना वो ट्रस्टेबल होगा कि आपकी बात को सुनेगा नहीं, और उसी पे रहेगा कि नहीं मैं तो सही हूँ, शायद सामने वाले गलत है। बस सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है खुद के लिए इतना ज़्यादा अवेक हो जाना। बट कभी कभी गलत भी है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, सुनना चाहिए, अगर सही लगे तो फॉलो करना चाहिए, नहीं सही लगे तो नहीं फॉलो करना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें हमें दुनिया के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लेकिन जब अगर हमारे पेरेंट्स समझाए, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, तो हमें फॉलो कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है 12 टू 19 ईयर्स की एज में हमारे मम्मी पापा हम लोगों को सबसे ज़्यादा दूर रखते हैं हमारे फ्रेंड्स से, रिलेशनशिप से, जो आजकल का फेक लव है, GF BF। मैं जनरली टूवर्ड्स अ पॉइंट ही बता रही हूँ जिसको हम लोगों को बहुत डिस्कास्टिंग लगता है, बट ये ऐसा सच है। तो उससे दूर रखते, क्यों रखते? क्योंकि उनको पता है ये जो दुनिया है वो इतनी अच्छी नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको सेफ रखने के लिए उन सब से दूर रखती है। बट आपको लगता है कि इस वक्त तो मेरे लिए दोस्त से इंपॉर्टेंट है, इस वक्त तो मेरे लिए रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट है, देखिए वो मेरे लिए कितना कर रहा है, देखो वो मेरे लिए कितना करता है, ये सब लगेगा। लेकिन जब एक वक्त आएगा ना, वो जो आपके साथ वाला इंसान है वो कभी आपके साथ रहता ही नहीं है, वो कभी आपको सपोर्ट देगा ही नहीं, कभी वो आपको वो हेल्प कर ही नहीं पाएगा जिसकी चीज़ के लिए आप सोच के बैठो। क्योंकि इंसान ना एक से अपने से ज़्यादा दूसरों पे उम्मीद लगा रखता है, इसलिए उसको ना हर्ट अलग लेवल का होता है। इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं। जो इन बातों को सुनता है तो उसका बेनिफिट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे कि 9 टू 12 एक ऐसी स्टेज होती है ना जिसमें आप बहुत सारी फ्रेंडशिप होती हैं आपकी, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते, कोचिंग में, स्कूल में। एज सच मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे। तो मेरी मम्मी कहती थी कि दूर हो, ये फ्रेंडशिप कुछ काम की नहीं है, सिर्फ मतलब के होते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग क्या रहता था, कुछ मतलब के नहीं, ये सब मेरे साथ रहेंगे, ये सपोर्ट रहेंगे और ये हेल्प करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, जब रिजल्ट आता है तो इन लोगों के धीरे धीरे दोस्ती कम होने लगती है। अगर आपको याद होगा 3 इयर्स का डायलॉग, अगर दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, अगर दोस्त के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं ना, फर्स्ट आ जाता है, तो ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपकी खुशी में खुश होने वाले आपके सिर्फ पेरेंट्स, आपके दुखी में दुख होने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स। बाकी जो आपको दिखा रहा है आपके जो फ्रेंड्स, और वो आपके लविंग रिलेशनशिप जो आपके हैं वो सिर्फ फेक है, वो सिर्फ टेम्परेरी है, क्योंकि आपके साथ परमानेंट आपकी फैमिली है, दैट्स इट। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट तक, हर एक चीज़ लिमिट में रखिए। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करिएगा 12 टू 19 ईयर्स में, क्योंकि ये सारी एज डिस्कशन है जिसमें सारी चीज़ें वैलिडिटी है, जिसमें सब कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, सब कुछ एक इंक्लूडेड पार्ट में होता भी है। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल नीड क्या है, साइकोलॉजिकल नीड की बात हो, इसमें जो भी चाइल्ड है वो क्या चाहता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब कि वो चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए,
हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम हो, हमारे पास खुद का फ़ोन हो, हमारे पास खुद की बाइक हो, खुद का लैपटॉप हो, तो ये क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस आता है खुद के लिए। उनके बाद में सेटिस्फैक्शन तो बहुत होता है, ये तो मैं अब खुद बोलूँगी। प्लस क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाता है अपोजिट सेक्स के लिए, जैसे मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग है। अगर सही गाइडेंस है तो ग्रोथ अच्छी है, अगर गाइडेंस अच्छी नहीं है तो ग्रोथ नहीं अच्छी है आपकी। रोल ऑफ नर्स की अगर मैं बात करूँ, रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए, आपको जितनी भी आपके लिमिट्स है ये आपको डिटेल में बतानी चाहिए। सेल्फ कॉन्शियस अच्छी है लेकिन रैपिड चेंज के साथ में इनकरेज करना चाहिए। जैसे कि बहुत सा इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो उनके अंदर फियर रहता है कि हम कैसे बोलेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उनको ना आपको क्या कराना है, इनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटरव्यू लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे डिस्कस करना है, जिससे हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्या है, जो भी हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें उनकी प्रॉब्लम को। सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉब्लम आप किसी भी स्टेज में, प्रॉब्लम बहुत हैं, बट जो 12 to 19 एज की प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। अगर इस एज में अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो चाइल्ड हैप्पी है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो वो चाइल्ड डिप्रेशन में जाता है डायरेक्ट। आजकल की स्टेज डायरेक्ट डिप्रेशन में जाती है, आप कहीं पे भी देखो वो 13, 14, 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स डिप्रेशन में। तो ये कोई मेन एज नहीं है डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में यही तो होता है कि आप किसी से अपनी चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हो, आप खुद में ही रहने के इतने आदी हो गए कि आप भूल गए कि आप इस दुनिया में किस लिए हो, आप सेल्फ अटेंडेड हो गए। तो ये चीज़ें नहीं सही हैं। फ़र्क कराना हमें है, तभी वो समझ पाएंगे कि क्या सही क्या गलत है। हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारा रोल क्या है, नर्स के रिलेटेड हमें एजुकेट करेंगे उनको, और इसमें क्या, उनको फैमिली को एजुकेट करने की जगह हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे। सबसे बेटर है कि उनको बेटर आंसर प्रोवाइड करें, उनको हम ना जजमेंट दें कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। हम उनको बताएं कि ये अगर तुम सही चूज़ करोगे क्या तुम्हारे साथ क्या होगा, गलत क्या चूज़ करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जनरली अगर मैं बताऊं, मेरी फैमिली में ये होता है कि सही और गलत, मतलब कि हाँ या ना, जो भी, जैसे मुझे कुछ चूज़ करना है कि मैं कल ये काम करूं या ना करूं, तो मेरी मम्मी उसे हाँ के चांसेस बताएंगे कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये चीज़ें, डिस्क्लेमर नहीं होता है कि ये चीज़ें आपके साथ होंगे, ना होगा तो ये चीज़ होंगे। तो इससे चीज़ें आपको क्लियर होती है कि क्या पॉसिबिलिटी आपके साथ है, क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। मैं अभी बताऊँ तो एज अ एज तो मेरी हो चुकी है, अभी भी मैं मैच्योर हूँ, बट इन मामलों में बहुत इमेच्योर हूँ। मैं अभी भी चीज़ें बिल्कुल पूछ के करती हूँ कि हाँ सही करना है कि नहीं। अभी हॉस्टल पैकिंग था तो उससे भी पहले मैंने कॉल करके मामा से क्लियर करा कि हॉस्टल के घर के लिए क्या क्या पैक कर लूँ, क्या इमरजेंसी है, समर क्लॉथ लाना है कि नहीं लाना है, कौन सा लाना है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड रहती हूँ कि मैं हर एक चीज़ मम्मी से पूछती हूँ, क्योंकि खुद की मिस्टेक्स को हम कभी ये नहीं कहेंगे हाँ मेरी गलती है। अगर मैं खुद से पैकिंग करती हूँ, अगर मैं नहीं कुछ भी मिस करती हूँ तो यही होता है ना, अगर कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, कोई बिग इशू नहीं है। बट इस टाइम क्या, मैंने ये चीज़ पे फोकस करा है कि क्या सही क्या गलत है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी एज में सीखोगे, हर एक एज में सीखोगे। और जनरली क्या है, स्टूडेंट को ना कोप आउट करना सीखना चाहिए। कोप आउट का मतलब ही होता है सिचुएशन से डील करके आगे बढ़ना। जैसे कि आज की सिचुएशन में एक स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर, उसने सेकेंड अटेम्प्ट करा, थर्ड अटेम्प्ट करा, फोर्थ अटेम्प्ट करा। अब उसका सबके अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अब डिप्रेशन केस में जाएगा। तो वो डिप्रेशन केस तो उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी मिस मत करिए। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हायर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप ट्राई करिए मीडियम के लिए, आप मीडियम ट्राई करिए। आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर नॉलेज, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो वो अगर हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तभी वो स्टूडेंट मीडियम के लिए ट्राई करेगा, नहीं वो हायर के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल करके बैठ जाएगा। हमें वो चीज़ बतानी होगी कि कोपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लस हमें इमोशनल सपोर्ट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल डिसबैलेंस बहुत होता है। आप सेंसिटिव हो, आप किसी से अटैच हो गए, आप अपनी सब कुछ शेयर करोगे, बट एट लास्ट आपको क्या होगा, कुछ नहीं, आप एक अलोन रह जाओगे। आपका पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपके इमोशन की, आप फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी का ट्रस्ट मत तोड़िए। ट्रस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। प्लस अगर हम किसी
कि ट्रस्ट करते हैं ना, तो हम बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं कि हमारी बातें किसी से शेयर नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसीलिए इमोशनल स्टेट को बैलेंस करना इस स्टेट में बहुत मुश्किल है। और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो इसी स्टेज में हैं, तो मेरी बातों को शायद वो कोरिलेट भी कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बात कोई भी बुरी लगे तो मैं इससे वो सिर्फ एज साइकोलॉजी को समझाने के लिए बोल रही हूँ, किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। हाँ, और अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उस बात का मैं ध्यान रखूँगी। और जो भी आप साइकोलॉजी से डिस्कस करें तो उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़रूर लिखें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अर्ली एडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स। अगर मैं बात करूं, जो आपकी ये दिस स्टेज है, इसमें क्या होता है, आप एडल्ट आ रहे हो। एडल्ट मतलब कि आपकी जो मेच्योरिटी है एक्सट्रीम लेवल पे है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब होता है यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो लूप में चलता है। उनका शेड्यूल फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं 20 to 30 ईयर्स में कॉलेज स्टूडेंट बता रही 30 to 40 जॉब। तो उनका फिक्स रहता है मॉर्निंग हमें वेकअप, फिर रेडी के बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में कॉलेज या जॉब, उसको कंप्लीट करके अपना थोड़ा सा इंजॉयमेंट रिलैक्समेंट के साथ, फिर डिनर के बाद में थोड़ा सा ऑफिस वर्क या फिर कॉलेज वर्क, फिर अपनी स्लीप। तो ये क्या है, लूप है। इस लूप से इंसान जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड कम हो जाता है, उसको इन्जॉयमेंट नहीं रहता है। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे ना, चीज़ें समझाने वाला कोई नहीं होता है। जैसे कि आप जब गलती कर रहे थे, आपकी जो स्टेज थी 19th ईयर्स तक, तो वहाँ पे चीज़ें हर कोई समझाने के लिए रेडी बैठा था, हर एक चीज़ को क्लियर कर रहे थे वो लोग। लेकिन इस स्टेज में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जजमेंट होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का, जिसकी वजह से जो आपका इमोशन है ना वो डिसबैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पे जो इमोशन को इंटेलिजेंट के साथ बैलेंस कर लिया वो स्मार्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर से बहुत सैड हो और अगर आप सामने वाले को ये शो करो कि आप सैड हो, इट मीन्स आप सैड हो और सामने वाले को फील होगा कि आप सैड हो, तो इसका मतलब ये होता है ना कि वो आपकी कमज़ोरी को पकड़ चुका है। फिर वो कभी भी आपको उस कमज़ोरी पे वर्क करके आपको हरा सकता है। बट अगर आप सैड हो और उससे नहीं पता चलने दे रहे हो, तो इन द सेंस आप स्मार्ट वर्क करो, कहीं ना कहीं आप जीत जाओगे। अब जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मुझे बहुत एंजाइटी होती है। मुझे इतनी एंजाइटी होती है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ही हाई लेवल पे होती है, मेरे हाथ शिवरिंग कंडीशन में होते हैं। मुझे उस समय ऐसा ब्लरी सा फील होता है, मुझे बस टेंशन होती रहती है और मेरे हाथ बिल्कुल ऐसा लगता है मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या लिखूँगी। मेरे दिमाग मतलब मेरे माइंड में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रहता है। बट एट लास्ट जब मेरा क्वेश्चन पेपर आता है, मैं अपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील कराती हूँ, अपने आप को कामली रखती हूँ, फिर लिखती हूँ। लेकिन जो मेरे सामने बैठा होगा वो कभी नहीं बता पाएगा कि सलोनी एज एन एनजाइटी कंडीशन में, वो ये फील करेगा कि ये तो स्माइल करी, ये तो हैप्पी, ये तो कामली बैठ के पढ़ रही है, या फिर अच्छे से इसने अटैम्प्ट करा, या फिर स्कोर अच्छा करा। तो उसको मैं कभी ये नहीं बताती हूँ कि मुझे एनजाइटी फील हो रही है। अगर मेरा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देती हूँ ना, तो उससे पहले भी मुझे बहुत एनजाइटी होती है। अगर मैंने स्टेज पर परफॉर्मेंस करनी होती है तो एनजाइटी, या फिर मैं कोई भी रिजल्ट आने होता है, जैसे कि सेमेस्टर रिजल्ट या फिर कोई भी टेस्ट रिजल्ट या फिर अभी जो इंटरनल एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट, तो उन सब में मुझे एनजाइटी होती है। मुझे एक फियर मेरे माइंड में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अपने में ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हूँ। फिर मुझे उस टाइम के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आता। होपफुली मैं इससे बहुत जल्दी ही कोप आउट करूँ, बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, अपने माइंड को भी बहुत कामली रखती हूँ। एज सच मेरे स्कूल टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बट जब से मैंने कॉलेज में करा है ना, तब से पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मैं स्टेज परफॉर्मेंस देती हूँ या फिर प्रेजेंटेशन होता है ना, तो उससे पहले मेरी इतनी एनजाइटी होती है, जनरली मुझे स्वेटिंग इतनी हाई लेवल की होती है। अभी जो इंटरनल एग्ज़ाम मेरा इंटरनल एग्ज़ाम अभी दिवाली से पहले था, उसका रिज़ल्ट तो नहीं आया, बट जो हमारे यूटीज़ एग्ज़ाम हुए थे, यूटी टेस्ट सॉरी,
मेरे यूटी टेस्ट हुए थे 4 नवंबर तक हुए थे। उसका जो रिज़ल्ट हमें मिला था ना, उस टाइम पे जो मेरी एंजाइटी थी, मतलब नवंबर में तो अच्छा खासा कूल रहता है, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, बट मेरे स्वेट होने लगा था। बट ये रहता है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे एंजाइटी होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बस वो अपनी वीकनेस को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करती। अपनी वीकनेस को सामने वाले को डिस्क्लोज़ कर देने का मतलब होता है कि उसे लगता है कि हाँ, मैं कमज़ोर हूँ या फिर उस पर वो वर्क कर सकता है। और अगर मेरे बैचमेट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अब चिंता मत करो, मैंने अपने माइंड को कामली करना सीख लिया है। सो अब हम अपने टॉपिक से फिर डाइवर्ट हो गए। हमारा टॉपिक है अर्ली एडल्टहुड। हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, साइकोलॉजिकल नीड डिस्कस कर लिया, और रोल ऑफ नर्स भी डिस्कस हो गया कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है। नेक्स्ट आपका मिडिल एडल्टहुड। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने डिक्लाइन करते हैं। जितना भी हमारा ग्रोथ है, अब वो यहाँ पे कैसे होगा, डिक्लाइन, मतलब कि यहाँ पे अब आपकी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन है। अगर वो नहीं होगा तो फिर लाइफ में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इसमें साइकोलॉजिकल नीड अर्ली एडल्टहुड की मत लिखिएगा। अर्ली एडल्टहुड की जो आपकी रहती है ना, तो वो मिडिल एडल्टहुड की तरह ही है, बस आपको मेंशन करना है। इसमें जनरली क्या होता है, मिडिल एडल्टहुड में सपोर्ट करना होता है अपने पार्टनर को, उससे लव की ज़रूरत होती है, वो भी चिल्ड्रन से, फैमिली से, उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये रहेगा। रोल ऑफ नर्स में भी आप इसी चीज़ से मैनेज करेंगे। ओल्ड एज में आपको पता है, जो ओल्ड एज में होता है उसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट सब डिक्लाइन हो जाता है, एम्पेयरमेंट हो जाता है, जो उनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते, उनका फंक्शनिंग, उनका सब कुछ एकदम लो हो जाता है। यहाँ तक कि जो उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, पूरी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उनका नर्वस सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर आपको पता होगा जो ओल्ड पीपल्स होते हैं ना, उनका खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से वो अगर कोई भी बहुत ही डेंजर बात है, हज़ार्ड्स वाली बात है, या फिर बहुत ही कैसे मैं बताऊँ, बहुत ही बेकार बात है जिसको सुन के बहुत ही हर्ट होगा, तो उनको एकदम से बताओ, उनको बहुत से लोगों में हार्ट अटैक प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो उनका हार्ट है, वो वीक हो चुका होता है। नर्वस सिस्टम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हेमरेज प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आपको ओल्ड एज में दिखती है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है उनका एम्पेयरमेंट होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनमें ना होपफुलनेस होना चाहिए। होपफुलनेस के साथ में ये होना चाहिए कि आप परेशान मत हो, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ये लविंग होता है, ये अफेक्शन होता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए हो। उनको ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो हमारे लिए बोझ हैं, या फिर उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हम उनकी बुराई करते हैं, या फिर हम उनका काम नहीं करते, हम उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं करते, हम उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। ये सब चीज़ें हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अलोन होते हैं, तो उनको ये थॉट रहता है कि अब मैं अपने बच्चों पे बोझ हूँ, मेरे बच्चे केयर कर रहे हैं, लालच के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से उनको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, क्योंकि उनके माइंड में ना ये सारी चीज़ें टेंशन क्रिएट करेंगे, और यही सारी टेंशन क्रिएट करने से उनका हेल्थ इशू है ना, वो सीवियर होता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से करते हैं। रोल ऑफ नर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने ये टॉपिक को डिस्कस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबलर रॉस। ये इन्होंने दिया था ग्रीफ टॉपिक को। नेक्स्ट ग्रीफ टॉपिक ये कंफर्म है, 3 मार्क्स में आना ही आना है। एज सच आप ये मत रखिएगा 100%, 90% कन्फर्म है। तो इसमें क्या है, क्यूबलर रॉस ने 1969 में दिया था। इन्होंने 5 स्टेज दिए थे, और हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के डायग्राम से, जिससे हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें 5 स्टेज है, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। अगर मैं बताऊं, ग्रीफ के जो ये 5 स्टेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर है, उसमें भी लॉज एंड ग्रीफ की थ्योरीज हैं। साथ ही साथ उसमें 5 स्टेजेस नहीं, उसमें 7 स्टेजेस हैं। साथ में इसमें क्या ऐड होगा, गोल और टेस्टिंग ऐड होगा। तो आपको पता चल गया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी 5 स्टेजेस जो आपकी ग्रीफ की हैं, जो इन्होंने दिए हैं, वो ना टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। जैसा जैसा टाइम रहेगा वैसे वैसे ये वर्क करेंगी। अगर मैं बताऊं, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देख रहे होगा ना, डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नंबरिंग पे है। तो इसकी एक ट्रिक है, डाबडा, DABDA, डाबडा। ये देखिए पेंसिल से मैंने इसीलिए लिख रखा है जैसे मुझे याद रहे। डाबडा, D से डिनाइल, A से एंगर, B से बार्गेनिंग, D से डिप्रेशन, A से एक्सेप्टेंस। अब ये होता है कि डिनाइल का मतलब है कि हम उसको
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमको उसको अवॉइड करना है। कन्फ्यूजन हो चुका है, शॉक है, फियर है। अब जैसे कि जिसको चीज़ को हम डिसबिलीव, जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते। अब जैसे कि डिनाइल में अभी आप दिवाली वेकेशंस पे हो ना, और अभी आपको न्यूज़ आ जाए कि आपकी 19 नवंबर तक हॉलीडे नहीं, 16 नवंबर है, तो आप इसको यकीन नहीं करोगे, ये डिसबिलीव है। या फिर कह दिया जाए जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जान में होने वाला था, अब वो अब आपका दिसंबर में होगा, तो ये क्या चीज़ है? डिसबिलीव। एकदम से आप उस पर यकीन नहीं कर सकते, उसको पहले तो आप अवॉइड करोगे, आप कंफ्यूज भी होगे, एकदम से शॉक भी हो जाओगे, तो ये आपका डिनाइल करना है। फिर एंगर, अगर मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जनवरी से हट के दिसंबर में आ गए, तो आप एकदम से एंगर में आ जाओगे। बहुत से स्टूडेंट तो गुस्सा हो जाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यूनिवर्सिटी का कि कभी भी एग्जाम रख दे। ये एंगर है, फ्रस्ट्रेशन, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे पढूं, मेरी तो इतनी यूनिट है, मुझे तो इतने रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना, अब तो मेरी बैक पक्का है। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्या है? बार्गेनिंग स्टेज, जो आपकी थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होगा? स्ट्रगल होगा कि फाइंड मीनिंग, जैसे कि टेलिंग वंस स्टोरी। अब इसमें क्या होगा? आप मतलब जानोगे कि यार ऐसा हुआ क्यों, ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हमारा जैन में होने वाला था, ये दिसंबर में हो क्यों रहा है, असल में इसके पीछे हमारा फ़ायदा है भी या नहीं। फिर अपनी कहानी को सुनाओगे, जैसे कि अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, फिर उनसे ना पॉजिटिव एटीट्यूड लोगे, फिर घर वाले सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, जनवरी में होना था दिसंबर में हो रहा है, उससे क्या, आप तो अपना बेस्ट दो, आप अभी भी इससे पढ़ो, आपका तब भी हो जाना है, आपका सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन इन द सेंस पास होना फिक्स है, आपके बैक नहीं लगेंगे। तो वो टेलिंग वंस स्टोरी होता है। बार्गेनिंग का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने इमोशन के साथ। डिनाइल में हम हमारे इमोशन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि चल क्या रहा है। एंगर में हमें गुस्सा आ गया, हमें तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बट बार्गेनिंग में अरे यार हमें तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कौन करेगा, इस चक्कर में। फिर डिप्रेशन। अब भाई अब नवंबर तो आपका देखो आधी दिवाली में चला गया, अब आपके पास सिर्फ 10 से 15 दिन है, अब 10 से 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। आप एकदम से होपफुलनेस, मतलब जो आपकी होप होती नहीं है वो एकदम से ख़त्म, होपलेस फील करोगे, और आप एकदम हेल्पलेस फील करोगे, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। होप इसलिए कि आपने सोचा था कि मैं दिसंबर तक सारे यूनिट्स कंप्लीट कर लूँगा, या फिर रिव्यू क्वेश्चन कर लूँगी, ऐसा है वैसा है, सब कुछ थिंकिंग करके रखी होगी, टाइम शेड्यूल बना के रखा है, भले उसको फॉलो करो ना करो। तो ये चीज़ आप डिप्रेशन में आओगे कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, अब मैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो वो सारी आप एकदम होपफुल, एक पहली कंडीशन में होपफुल थे जब आपके जान में थे, लेकिन आप होपलेस कब हो गए? जब आपके एग्ज़ाम दिसंबर में, ये भी एक स्टेज है, राइट। और हेल्पलेस क्यों फील करोगे? हेल्पलेस इसलिए फील करोगे, जैसे मैं हूँ, मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आपकी एक तरीके से हेल्प हो रही है, बट अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो तो एकदम से तो मैं हेल्प नहीं कर सकती, तो एकदम से क्या करोगे? हेल्पलेस फील करोगे। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको स्टेजेस क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें से वो सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू दे रखा है, उसको समझना ज़रूरी है। अगर आपको एक बार समझ में आएगा ना, फाउंडेशन 2 में जो है, मतलब कि जो आप सेकेंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ोगे ना, उसमें भी है लॉज एंड ग्रीफ, मेरे में है, बट जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी ना फर्स्ट सेमेस्टर की, तो मुझे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो मैंने बहुत इसी तरीके से पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छे से आ गई थी। पहले मैंने यही डायग्राम बनाया था, पहले पॉइंट्स लिखे थे, फिर एक एक पॉइंट्स को हिंदी मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करा था, अपनी हिंदी मीनिंग के, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बस ट्रांसलेट का काम रहता है मेरा। साथ में उसका एग्जाम्पल चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको सिंपल बनाता है, जो हमारे आंसर की वाइड ऑफ रेंज को इंक्रीज़ करता है, वही हमारे मार्क्स को इन्हांस करता है, हमारी एफिशिएंसी बट आपको इंक्रीज़ करने को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपकी 5th स्टेज है एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है? आप सिचुएशन आपको एक्सेप्ट ही करनी होती है, अब आपके पास कोई चारा ही नहीं है, अब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि भाई अब आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो क्या करोगे? आप अपने डिप्रेशन से मूव ऑन करोगे, मतलब कि छोड़ो, अब फ़ोन बंद, इंस्टाग्राम बंद, स्क्रॉलिंग बंद, शॉपिंग बंद, अब कंटिन्यूस 20 दिन हम पढ़ेंगे। वो 20 दिन आप क्या करोगे? नए नए ऑप्शंस को देखोगे, जैसे कि थोड़ा सा गूगल से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालोगे, एक्सप्लोर करोगे ना ऑप्शन को। जब आपके पास टाइम कम होता है ना, तब आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो रात में बुक पूरी आप पढ़ डालोगे, भले कुछ याद ना हो, लेकिन आपको इतना पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक क्या है, तो वो चीज़ आप एक्सप्लोर करते हो। 2x पे वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, जिससे चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल बन जाएंगी, मूव ऑन कर जाओगे। मूव ऑन करने का मतलब होता है चिल तरीके से आगे बढ़ जाना, उसको एकदम इग्नोर कर देना। ये 5 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।
आप मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेजेस ऑफ ग्रीफ किस अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आपके रिव्यू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग आंसर इसमें 2 दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल नीड्स, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा पेशेंट्स के अकॉर्डिंग है। आपके शॉर्ट ऐसे 4 दे रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल के जो है डेवलपमेंट है, स्टेजेस है। स्टेजेस की बात करूँ तो टोटल 5 स्टेजेस दे रखी हैं। नेक्स्ट आपके MCQ स्टार्ट हो गए। MCQ एक एक सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी MCQ आएंगे। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा रिव्यू क्वेश्चन को। या फिर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए रिव्यू क्वेश्चन की तो वही कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बस मेंशन कर दीजिएगा, वो आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। बस आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। और हाँ, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं जनवरी में ही है, तो टेंशन मत लीजिए। अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, होपफुली आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सारे अपने चैप्टर्स को एक एक करके क्लियर करिए और रिव्यू क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। अब मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया है और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो कोई बिग इशू नहीं है, आप बस कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको इसकी नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, प्लस एग्जाम्पल थॉट्स सब कुछ शेयर करने होते हैं। प्लस मैं अपनी बातें भी देती हूँ, शेयर करती हूँ, जिससे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको समझ में आ गया, जिससे कि मैं इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो भी आप जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँ। आपकी जल्द से जल्द सारी यूनिट्स कंप्लीट हो, तभी तो हम लोग रिवीजन सेशन वीडियो स्टार्ट कर सकेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो थैंक यू।